आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में स्थित मुगलों द्वारा निर्मित लाल किले की प्राचीर से भगवा रंग पहनकर एक बार फिर से दिन दहाड़े भारत की जनता को संबोधित किया। संबोधित ही नहीं किया है, हर बार की तरह भारत की जनता से वादे किए हैं कि भारत को विकास की राह पर ले जाएंगे। संबोधन के दौरान उन्होंने सेमीकंडक्टर को लेकर, जीएसटी को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, यहाँ तक कि रोजगार को लेकर भी उन्होंने वादे किए हैं कि वो इस बार अपने वादे निभाएंगे। याद रखना है, जब भी मोदी जी कोई बात बोलते हैं, पता नहीं क्यों विपक्ष और विपक्ष के नेताओं को बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि विपक्ष के नेता कभी भी मोदी जी के कद की तुलना कर ही नहीं सकते। भाई, तुम अपनी दाढ़ी मोदी जी के बराबर नहीं कर पाए हो, कद बराबर करने की बात करते हो। कद बराबर तब होगा जब उस लेवल का तुम्हारे पास टैलेंट हो। इस अमृत काल में बड़ा नेता कौन है? जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा नेता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत के इतिहास में मोदी से बड़ा ना कोई नेता आया है, ना है, ना ही भविष्य में आएगा। तुम बच्चे हो इनके सामने, अभी तुम्हें अपना स्तर बहुत ऊपर ले जाना है, तब जाकर तुम इस लेवल के नेता बन पाओगे। और हकीकत यह है कि नेता प्रतिपक्ष का लेवल प्रधानमंत्री के लेवल के बराबर का है ही नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री के वादों पर नेता प्रतिपक्ष को भरोसा ही नहीं हो सकता। खैर, मुझे प्रधानमंत्री पर इस बार पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भारत की जनता से जो भी वादे किए हैं, मुझे भरोसा है कि ये वादे भी पूरे नहीं होंगे। मुझे भरोसा है कि इस बार भी झूठ बोला गया है। अगर आप में से किसी को शंका है तो मैं मां कसम शपथ पत्र पर साइन करने को तैयार हूं और यह कहने को तैयार हूं कि इस बार भी जनता से दिन दहाड़े सफेद झूठ बोला गया है। अब मैं डंके की चोट पर यह कहने को तैयार हूं कि एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री अगर नंगे होकर गर्म तवा पर भी बैठकर बोलें और कहें कि मैं सच बोल रहा हूं, तो भी यकीन नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं। झूठ का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब झूठ ही सच लगने लगा है। अगर किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं तो इन फुटेजों को देखिए और प्रधानमंत्री ने 2014 से 2025 तक जो वादे किए हैं आप खुद सुनिए इनको। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये तो फायदा हुआ ही। और जो मेरा सपना है 2022 में किसान की इनकम को डबल करना, लेकिन नोटबंदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। मेरे देश की सेना के जवान 3-3, 4-4 दशक से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं। आपने भी उस निर्णय की जिम्मेवारी दी, हमने इसको पूरा कर दिया। तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ। 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं। लाखों परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। 10 साल के भीतर रोजगार के अनगिनत नए अवसर शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मुद्रा योजना, करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। तो आपने फुटेज में देख ही लिया होगा कि मोदी जी जो भी वादे करते हैं और जो भी वादे किए हैं, उनमें से कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं और ना ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि बाकी मुद्दों पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, बात अभी रोजगार की है, तो मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप सरकार के भरोसे ना बैठें कि सरकार आपको रोजगार देगी। इस अमृत काल में रोजगार अब उसी को मिलेगा जिसके पास स्किल है। इसीलिए सभी पेरेंट्स से, बच्चों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्किल की तरफ जाइए। मैं यहाँ 2 टूक ये कहना चाहता हूँ, 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार को। ना ही इनकी नीयत है और ना ही इनका चरित्र है युवाओं को रोजगार देने का, बल्कि जो पहले से ही रोजगार है उनको कम कर देंगे। जैसे पहले आर्मी की रैली भर्तियाँ हुआ करती थी, बता दो पिछले 11 साल में कोई आर्मी की रैली भर्ती हुई हो? लौट के उसको अग्निवीर और बना दिया। अभी आप खबर सुन रहे हो कि प्राइवेट जॉब में जो लोग लगे हुए थे आईटी सेक्टर में, उनको निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी नौकरियां वनडे एग्जाम के रूप में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, इनके एग्जाम होते थे, उनमें निरंतर धांधलियां हो रही हैं। और अगर उन धांधलियों की तुम आवाज़ उठाने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसा दी जाएंगी। जैसे बीपीएससी में लाठीचार्ज हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के छात्र सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड में बैठे रहे इसलिए कि भाई पोस्ट बढ़ा दो, लेकिन एक पोस्ट नहीं बढ़ाई गई। उसके लिए ना तो पीएम ने ट्वीट किया, ना ही कोई संज्ञान लिया। फिर वो चाहे बीपीएससी में लाठीचार्ज हो या मध्य प्रदेश की हालत होती, वो तो छोड़ ही दो।
पेपर लीक हो रहा है, एक सिंगल ट्वीट बता दो प्रधानमंत्री का। अभी हाल ही में एडिक्विटी नाम का एक घुसपैठिया है जो भारत के युवाओं को बेरोजगार करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिल्ली के सभी सम्मानित शिक्षक दिल्ली में एकत्रित हुए थे। क्या पीएम मोदी जी मिले थे? मिलना तो छोड़ो, कोई मंत्री मिलना तो छोड़ो, शिक्षकों को पीटा गया, एक शिक्षक का तो हाथ टूट गया। ऐसे बनाओगे आप विश्वगुरु, तो कैसे हम इस अनपढ़ और ना नौकरी देने वाली सरकार की बातों पर भरोसा कर लें। दूसरी बात यह है, इन्होंने इससे पहले जो रोजगार के वादे किए थे उसमें एक भी रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादे पूरे नहीं कर पा रहे हो, फिर हम इनके नए वादों पर भरोसा कैसे कर लें। और सबसे बड़ी बात, लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर विकसित भारत रोजगार योजना के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा आपने की है, आएगा कहां से कि मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया। और यह घोषणा संसद में करते ना आप, जब बजट सत्र चल रहा था, बजट में लाले पड़ रहे हैं 1-1 रुपए के लिए, तुम 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा यूं मुंह से उठा के करके चले गए। अब इसका एक ही कार्ड है, या तो तुम कर्जा लोगे या संपत्ति बेचोगे, तभी 1 लाख करोड़ की व्यवस्था होगी। और यह 1 लाख करोड़ रुपए में केवल आप इंटर्नशिप वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हो, स्वरोजगार योजना। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, इसीलिए सरकार के भरोसे यदि रोजगार के लिए बैठे हुए हो तो यकीन मानो तुम बेरोजगार ही मरोगे। और मरने से याद आया, यह सरकार हमेशा जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली सरकार रही है और ठिकरा हमेशा दूसरों के ऊपर फोड़ा है, खासकर उनके ऊपर जो मरकर चले गए। इस देश में कुछ भी अच्छा हो मोदी जी ने किया, कुछ भी गंदा हो वो नेहरू जी कर गए। आप समझना, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दूसरों की लकीर छोटा करने से तुम बड़े नहीं हो जाते हो, और उसी भाषण में कुछ देर के बाद ये खुद 50-60 साल पीछे चले जाते हैं। तब किसकी लकीर छोटी कर रहे हो आप? और जाकर क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। मैं मानता हूं कि उस समय सेमीकंडक्टर की डिमांड थी, वो उस समय की आधुनिक तकनीक रही होगी जिनको फाइलों में दबा दिया गया, वो असफल हुए, इसीलिए तो हम आपको लाए हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि आज से 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर अगर आधुनिक तकनीक है तो वो आज तो बहुत पुरानी तकनीक हो गई होगी। तो अगर पुरानी तकनीक के लिए हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारी क्या तारीफ है। और दूसरा ये वो कुछ नहीं कर पाए सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, आपने कितने उद्योग लगा दिए सेमीकंडक्टर के, ये बता दो। 4 फोटो अपलोड करके मुझे कोई बता दो कि इन्होंने सेमीकंडक्टर की उद्योग या फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। मैं 1000 फोटो बता दूंगा मंदिरों का उद्घाटन करते समय, मंदिरों की पूजा करते समय। मैं 1000 फोटो बता दूंगा रोड शो करते समय, रैलियां करते समय। मुझे लगता है यह भारत के पार्ट टाइम प्रधानमंत्री हैं, प्रमुख काम तो इनका रोड शो करना, रैलियां करना और दूसरों की आलोचना करना है। और दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक बात और बोलना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर में अगर भारत आगे जा रहा है तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं, ये समय की डिमांड है, और जो पहले से ही थोड़ा बहुत इंफ्रा डेवलप हो चुका है ये उसकी पावर है, ना कि आपका कोई योगदान। आपका योगदान तब इस देश में माना जाता जब आप आज की आधुनिक तकनीक के लिए कुछ करते, और आज की आधुनिक तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप बताइए कि 11 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। चाइना ने डीप सीक बना लिया, कोई ग्रॉक बना रहा है, भारत ने क्या बनाया मूर्ख बनाने के अलावा, विश्वगुरु बनने के डंका पीटने के अलावा। तो आपकी आलोचना आने वाली सरकारें करेंगी कि ये सरकारें एआई के लिए कुछ नहीं कर पाई, फाइलें दबी रही इनकी, मक्कारी करेगा ये। अगर आपको आज से 50-60 साल पहले मक्कारी दिख रही है तो फिर आने वाली सरकारें आपको मक्कार बोलेंगी। आज डिजिटल इंडिया का हम नारा देते हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल डिजिटल हो चुका है, फिर भी हमारे पास खुद का गूगल नहीं है, फिर भी हमारे पास खुद का यूट्यूब नहीं है, फिर भी हमारे पास खुद का व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है। और अमेरिका से हमारे संबंध तो कैसे हैं, जिसको हमने नमस्ते ट्रंप बोला, जिसके लिए हमने यज्ञ किया, आज वही सड़ा हुआ संतरा हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है और हम चुप बैठे हुए हैं। काहे के संप्रभु देश हैं हम, और काहे की आजादी। इस स्वतंत्रता दिवस पर कोई दूसरा देश हम पर हुक्म चला रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता सही मायने में किसको मिली इस देश में? प्राइवेट स्कूल वालों को स्वतंत्र है मनचाही फीस बढ़ाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को स्वतंत्र है मनचाहा पैसा लेने के लिए, प्राइवेट एयरलाइंस वालों को, जितने लोग प्राइवेट हैं वो स्वतंत्र हुए हैं, बाकी तो सब गुलामी है ना। तो जिस अमेरिका की हमने पूजा की है, अगर वो मनचाहा टैरिफ लगा सकता है, जितनी बार चाहे भारत की बेइज्जती कर सकता है, और वो कह सकता है एप्पल से कि भारत में तुम निवेश मत करना, कल को वो गूगल से भी बोल दे और फेसबुक यूट्यूब से भी बोल दे कि भाई भारत को सेवाएं देना बंद कर दो।
बड़ी बात है वो सड़े हुए संतरे के लिए, सन की आदमी है वो। तो बताओ फिर भारत के पास क्या व्यवस्था है गूगल के लिए? आप मन से खड़े होकर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। जिस मोबाइल और कैमरे से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी विदेश से आया है, जिस मैं इसको पकड़ा हूं ये भी विदेश से आया है, ये जो पीछे बोर्ड लगा है ये भी विदेश से आया है। भारत ने पिछले 11 साल में कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगा दी है जो भारत में बना रहा हो? मोबाइल भारत का नहीं है, कपड़े भारत के नहीं है, कैमरे भारत के नहीं है, टीवी भारत की नहीं है, गाड़ियां भारत की नहीं है, और एक्चुअली जिस टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करके आप भाषण देते हो वो भी भारत में नहीं बनते। तो सिर्फ बोल देने से आत्मनिर्भर नहीं होगा ना मोदी जी, करना पड़ेगा। आपने क्या किया है, कितने उद्योग लगाए हैं, उनकी लिस्ट जारी करो, उनकी लिस्ट जारी। फोटो डाल दो कि हमने इतने उद्योगों का उद्घाटन किया है। मैं आपकी कई सारी फोटो डाल सकता हूँ, रैलियों में जाने के लिए, मंदिरों में जा रहे हो, रोड शो कर रहे हो, पार्ट टाइम प्रधानमंत्री हो आप भारत के। आपका काम सिर्फ रोड शो करना और दूसरों की आलोचना करना है और झूठे भाषण देना है आकर के भारत विश्वगुरु हो गया है। लोग इस भ्रम में जब बाहर जाते हैं तो मालूम चला कि हमारी वैल्यू तो शून्य ही है। झूठे भाषणों से देश नहीं चलता मोदी जी। तो आपने तो बोल दिया कि हम सेमीकंडक्टर, सेमी चिप बनाएंगे। है कहां वो व्यवस्थाएं, वो बताइए। अब इस पर बात मत करो, सेमीकंडक्टर पर इसका गुणगान मत करो, ये तो 60 साल पुरानी तकनीक है। आप ही बोल रहे हैं इस बात को। आप इसकी बात बताइए कि एआई के लिए आपने क्या किया, कुछ कर पाए हो? नहीं, तो फिर आपकी आलोचना तो इसी साल तय है। 11 साल हो गए, अब आपकी आलोचना बनती है। अगर आप दूसरों की कर सकते हो तो फिर आपकी भी होनी चाहिए। जितने भी निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा सब जल्दबाजी में, चाहे वो कृषि कानून का निर्णय हो, नोटबंदी का निर्णय हो या फिर जीएसटी का निर्णय हो। जीएसटी में खामियां हैं। विपक्ष के कुछ लोग बोल रहे हैं, सुनो सरकारें ऐसी चलती हैं पक्ष विपक्ष को मिलाकर। देश हम सबका है, बापौती तो है नहीं है किसी की। ट्रंप ने कुछ बोला तो आपने कहा ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। आपका व्यक्तिगत नुकसान कैसे है? जब ट्रंप के लिए आपने नमस्ते ट्रंप किया था तो आपका व्यक्तिगत फायदा था क्या? प्रधानमंत्री पद पर कुछ व्यक्तिगत नहीं होता। प्रधानमंत्री होता है देश का। आपका नुकसान पूरे देश का नुकसान, आपका फायदा पूरे देश का फायदा। तो जीएसटी भी अगर नुकसान में जाता पूरा देश नुकसान में जाएगा। व्यापारियों को कितने बुरे दिन देखने पड़े नोटबंदी और जीएसटी के चलते, आपको महसूस हो रहा है इस चीज के लिए? लेकिन ईगो के चलते में आपने देश की अर्थव्यवस्था की लुल्ली बजा दी। अब लाल किले की प्राचीर से आप भारत की जनता को यह मूर्ख बना रहे हो कि हम दीपावली पर इसमें संशोधन करेंगे जीएसटी को लेकर। मतलब आप स्वीकार कर रहे हो जीएसटी में कुछ कमियां हैं, और अगर नहीं है तो फिर क्यों संशोधन करने के लिए तैयार हो? चलने तो चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल कितना सस्ता है, भारत की जनता को उसी रेट पर मिल रहा है पिछले 5 साल से। पैसा कहां जा रहा है? जीएसटी में कलेक्शन अच्छा हो रहा है। अगर जीएसटी अच्छा है तो इसमें संशोधन क्यों हो रहा है? और खासकर चुनाव के समय ही संशोधन क्यों होते हैं और इस प्रकार की घोषणाएं तब क्यों की जाती हैं जब भारत के किसी राज्य में चुनाव हो, जैसे कि बिहार में है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देशभक्ति के नाम पर अंतिम उद्देश्य केवल आपको सत्ता में बने रहना है, चुनाव जीतना है, देश जाए भाड़ में, और वही हो रहा है। फिर उसके लिए किसी के भी ऊपर आरोप लगाना पड़े। घुसपैठियों पर आरोप लगाना कितना आसान है। घुसपैठिए अगर बढ़ रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। मुझे नहीं मालूम रोहिंग्या और बांग्लादेश से घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं। हमने तो एक बहुत मजबूत और ताकतवर गृह मंत्री भारत सरकार को चुनकर दिया, अमित शाह जी। उनके रहते हुए भी अगर घुसपैठिए अंदर आ पा रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से स्वीकार कर रहे हैं कि घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं तो फिर भारत के गृह मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री की ये बात एकदम सही भी लग रही है। फिर वो चाहे पहलगाम अटैक हो, पुलवामा हो, उरी हो, तो लग रहा है कि साले घुसपैठिए बड़े आसानी से अंदर आ पा रहे हैं। ये नकली देशभक्त अब देश को बचा नहीं पाएंगे। तो अगर घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो फिर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो फिर घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? कहीं आप उन घुसपैठियों की बात तो नहीं कर रहे हो जो देश में बलात्कार करके पैरोल पर घूम रहे हैं? राम रहीम देश में भ्रष्टाचार करके उप मुख्यमंत्री बना घूम रहा है। अजीत पवार, रेवन्ना जिसका प्रचार प्रधानमंत्री ने किया था, मास रेपिस्ट था, उनकी वजह से बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो घुसपैठिए कौन है जो भारत का रोजगार खा रहे हैं? एडिक्विटी, व्यापम, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, आरपीएससी, ये घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए वो हैं जो छात्रों का पेपर लीक करा रहे हैं। घुसपैठिए वो हैं जिनके साथ नेता फोटो खिंचवाते हैं, साले बलात्कार कर रहे हैं। घुसपैठिए वो बाबा लोग हैं जो बलात्कार करते हैं, पैरोल पर घूम रहे हैं। घुसपैठिए वो नेता हैं जो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं और वो उप सीएम बनने बैठा हुआ है। ये घुसपैठिए हैं, इन पर काम करो। आप ही की तो सरकार है। पर आपका काम क्या है? आपका काम है उंगली कर देना।
आप प्रधानमंत्री सिर्फ उंगली करने के लिए बने हुए हो, और चूंकि एक तरफा आप बोलते हो तो उंगली करना बड़ा आसान है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, मन की बात में आके उंगली कर दो, रैली में जाके उंगली कर दो, रोड शो में जाके उंगली कर दो, लाल किले की प्राचीर से जाके उंगली कर दो। तो उंगली कर करके देश चला रहे हो आप, और तुमको ये लग रहा है कि इस उंगली में आके कोई सुदर्शन चक्र फंसा देगा और तुमको भगवान का रूप दे देगा, महामानव बना देगा। ये तो समय ही बताएगा कि इस देश को क्या भुगतना पड़ेगा। और मैं तो भारत की जनता से कह रहा हूँ कि हर 5 साल में सरकारें बदलो, हम किसी को सर पर क्यों चढ़ाएं। अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सरकार जो बोल रही है उस पर अपने वादे पूरे करेगी, तो उठाकर देख लो इनका रिकॉर्ड। ये हमेशा भविष्य की तरफ भागते हैं, ये समय मांगते हैं। जैसे नोटबंदी हुई, इन्हें लगा कि सब गड़बड़ होने वाला है, इन्होंने 50 दिन का समय मांग लिया, रो दिए सबके सामने। फिर 50 दिन के बाद क्या हुआ, सुधर गया कुछ? नहीं, समय निकल गया। बस वो समय जो होता है ये निकाल लेते हैं। फिर उन्होंने 2016 में खड़े होकर कहा कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो हम भविष्य में जी रहे हैं, हो जाएगी दुगनी। 2022 निकल गई, दुगनी हो गई? नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम सभी की सर पर छत ला देंगे, आ गया? नहीं हुआ। भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आयुष्मान भारत से पूरे भारत का इलाज कर देंगे, भयंकर घोटाला हो रहा है। तुम्हें मालूम है आयुष्मान के लिए बजट ही नहीं दे रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी योजना लायक पता नहीं कहाँ चली गई, डिजिटल इंडिया पता नहीं कहाँ चला गया, मेक इन इंडिया पता नहीं कहाँ चला गया, और कहते हैं हम आत्मनिर्भर बना देंगे। अब 2047 टारगेट रखा है, जिससे तुम लोग सपनों में जियो कि 2047 में क्या है। अगर कोई नेता भविष्य की बात करे, समझ जाना झूठ बोल रहा है। मैं ये कहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्रियों को कैसे भाषण देने चाहिए। वो ये बताएं कि मैंने 1 साल में ये किया है, हम करेंगे, वो नहीं सुनना है ना, हमने ये किया है। तो प्रधानमंत्री ने बता दो कि किसी भी मंच में 11 साल में ये कहो हमने ये किया है। वो अगर वो कह रहे हैं तो वो झूठ कह रहे हैं, आंकड़े तो स्पष्ट है। वो कहते हैं हमने रोजगार दिया है, कहाँ दिया है रोजगार? बोला रोजगार की दर इतिहास सबसे कम रही है। कितना झूठ बोल रहे हो, जो चीज सबसे ज्यादा रही वो सबसे कम रही है। आंकड़ों से अगर खेल कर इस देश को विकसित दिखाना है तो बात अलग है, लेकिन इस देश की रियलिटी कुछ और ही है। खैर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत को कोड़ हो रहा है। अब यह कोड़ तुम कितना छुपा पाओगे ये इनकी काबिलियत है, लेकिन एक दिन तो कोड़ चेहरे पे आएगा जिसमें तुम भी लपेड़े जाओगे, हम भी लपेड़े जाएंगे। अभी सबको सरकारें इसलिए अच्छी लग रही हैं क्योंकि अभी उन तक चीज़ें पहुंची नहीं है, उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है सरकारों से। मैं किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भारत की तरफ खड़ा हुआ हूँ, और मेरी एक ही इच्छा है कि भारत को सही दिशा मिले, फिर वो चाहे किसी भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी से मिले। अगर कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी भारत को सही दिशा देने में असक्षम है तो उसको हटाओ। हमारे कोई माई बाप या जीजा तो है नहीं है कि हाय बुरा मान जाएंगे। जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे ठीक है। अगर हम किसी पार्टी, किसी नेता को भारत मानने लगें तो फिर उसका अच्छा बुरा ही भारत का अच्छा बुरा माना जाएगा। फिर तो संकीर्ण सोच हो गई, देश गर्त में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेरी किसी बात का कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो सच है मैं सच बोलूँगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। अगर एक सच्चे देशभक्त हो गए तो आप समझोगे कि मैं सिर्फ वह सवाल पूछ रहा हूँ जो देश के लिए ज़रूरी है। मजबूरी है कि जो सरकार सत्ता में है उसी से पूछना पड़ेगा। कोई भी सरकार सत्ता में होगी, मेरा काम केवल सवाल पूछना है। जहाँ भी गलत हो रहा है मैं उस पर बात करूँगा। मैं घटनाओं पर भी बात करता हूँ, मैं मुद्दों पर भी बात करता हूँ। अगर हम सही तरीके से देखें तो एक्चुअली हम गलत दिशा पे जा रहे हैं। मुद्दों को भटकाने के लिए जब लगता है कि चुनाव आयोग ने चोरी कर ली है तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मकबरे तोड़ना शुरू कर दिए, मंदिर तोड़ना शुरू कर दो, जाति को गाली देना शुरू कर दो, तुरंत मुद्दा भटक जाता है। जो मुद्दा सच में है उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं हो। अगर चुनाव आयोग चोरी कर रहा है तो पक्ष और विपक्ष दोनों जाकर क्यों नहीं शिकायत करते। यह केवल जिम्मेदारी विपक्ष की ही क्यों। वो अनुराग ठाकुर ने तो आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के भी वोट चोरी हुए हैं, तो इसका मतलब पक्ष भी मान रहा है कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी है। तो फिर क्यों नहीं दोनों साथ मिलकर इस चोरी को रोकने का प्रयास करते हैं। इसमें देश का नुकसान है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना फायदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।